नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने भारत की पहचान को गढ़ा, उसे एक आकार दिया। जरा एक पल को सोचिए, जब दुनिया के एक कोने में मिस्र के लोग विशालकाय पिरामिड बना रहे थे, ठीक उसी वक्त यहां भारत में एक ऐसी सभ्यता आकार ले रही थी जो पत्थरों की नहीं बल्कि ज्ञान और विचारों की नींव पर खड़ी हो रही थी। जी हां, आज हम उसी वैदिक सभ्यता के दौर में उतरेंगे। एक ऐसा जमाना जिसने सिर्फ हमारे समाज का ताना बाना ही नहीं बुना, बल्कि हमारी सोच और रूहानियत को भी एक नई दिशा दी। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम भारत की प्राचीन नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि शुरुआती वैदिक काल कैसा था और बाद के वैदिक काल में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। इसके बाद शासन व्यवस्था के विकास पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस महान सभ्यता ने हमें विरासत में क्या दिया है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे दौर का एक खाका तैयार करते हैं, मतलब इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, वैदिक काल को समझना एक तरह से एक कहानी को दो हिस्सों में पढ़ने जैसा है। पहला हिस्सा है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक युग भी कहते हैं। ये चला करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ये बंटवारा बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों दौर के समाज में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो लगातार गतिशील था और जहां बराबरी का भाव कहीं ज्यादा था। तो उस दौर में जिंदगी कैसी थी? सोचिए, एक ऐसा समाज जो ज्यादातर पशुपालन पर निर्भर था। यहां अमीर होने का मतलब सोना चांदी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना अमीर माना जाता था। तभी तो धन को गोधन कहते थे। कोई सिक्के नहीं थे, चीजों की अदला बदली से काम चलता था। और समाज वो काफी हद तक खुला हुआ और लचीला था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद आज के समय में चौंकाने वाली बात सामने आती है, वो है वर्ण व्यवस्था का शुरुआती रूप। देखिए, आज हम वर्ण को जन्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह पूरी तरह से किसी के काम, उसके पेशे पर आधारित था। मतलब कोई भी अपना काम बदल सकता था और इसके साथ उसका वर्ण भी बदल जाता था। और इस बात का इससे बेहतर सबूत क्या होगा जो सीधा ऋग्वेद से मिलता है। इस श्लोक में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी मां चक्की चलाती हैं, और हम सब एक साथ रहते हैं, एक ही परिवार, अलग अलग काम, अलग अलग वर्ण। ये उस समाज के लचीलेपन की कितनी साफ तस्वीर है। और महिलाओं की स्थिति? इस दौर में महिलाओं का समाज में बहुत सम्मान था। वो न सिर्फ सभाओं में हिस्सा लेती थीं, बल्कि घोषा, अपाला जैसी कई विदुषी महिलाओं ने तो खुद वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। चलिए अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उत्तर वैदिक काल में सब कुछ बदलने वाला था। ये जो टेबल है ना, ये उस बड़े बदलाव की पूरी कहानी एक ही नजर में बता देती है। देखिए, जो समाज पहले घूमता फिरता था, अब वो खेती करने लगा और एक जगह बस गया। वर्ण व्यवस्था जो काम पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित होकर कठोर हो गई। महिलाओं का सम्मान और उनकी भूमिका, दुख की बात है कि सीमित हो गई। अर्थव्यवस्था में भी गायों की जगह सोने चांदी के सिक्कों ने ले ली, जिन्हें कृष्णल कहते थे। और हाँ, ऋग्वेद के अलावा 3 और वेद रचे गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सच में ये एक जबरदस्त बदलाव था। जब समाज बदला तो शासन का तरीका कैसे वही रह सकता था? अब हम ये देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे कबीलों की सभाओं की जगह राजशाही ने ले ली। तो शुरुआती वैदिक समाज का ढांचा कैसा था? सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी परिवार, जिसका मुखिया था कुलापा। कई परिवार मिलकर बनाते थे एक ग्राम। कई ग्रामों से बनता था विश, यानी कबीला, और कई विश मिलकर बनाते थे एक जन या जनजाति, जिसका मुखिया कहलाता था राजन। ये एक बहुत ही व्यवस्थित लेकिन बिखरी हुई पावर वाला सिस्टम था। और अब देखिए कि शासन में कितना बड़ा फर्क आ गया। शुरुआती दौर में राजन यानी राजा को समिति नाम की एक सभा चुनती थी। उसकी ताकत पर लगाम होती थी। लोग अपनी मर्जी से उसे बलि नाम का तोहफा देते थे। लेकिन बाद के दौर में राजा का पद खानदानी हो गया। सभाओं की पूछ कम हो गई और बलि तोहफे से बदलकर एक जरूरी टैक्स बन गया। पावर एक जगह सिमटने लगी थी। तो सवाल यह है कि इस पूरे युग ने हमें आखिर दिया क्या? चलिए वैदिक सभ्यता की उस विरासत को समझते हैं जो आज भी आधुनिक भारत की नींव में मौजूद है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी और अनमोल देन है हमारे 4 वेद,
ऋग्वेद, जो ज्ञान और भजनों का संग्रह है। सामवेद, जिसे भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और पूजा पाठ के तरीके हैं। और अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने से लेकर दवाइयों तक का ज्ञान है। ये ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। असल में वैदिक सभ्यता ने ही भारत की उस पहचान को गढ़ा जहां ज्ञान, धर्म और समाज एक दूसरे में इतने गहरे गुंथे हुए हैं। हमारे आज के भी कई रीति रिवाज, मान्यताएं और सोच की जड़ें इसी युग से जुड़ी हैं। और आखिर में बस ये एक सवाल कि अगर हमें सच में भारत की आत्मा को, इसकी हजारों साल पुरानी जड़ों को समझना है, तो क्या इस फाउंडेशनल एरा, इस वैदिक काल को समझे बिना ये मुमकिन है? इस पर